वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं हूँ डॉक्टर रॉय। और ये जो टॉपिक अभी हम देखेंगे ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस है या आनुवंशिकता है वो साइटोप्लाज्म से कंट्रोल हो रही है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इसको समझने के लिए हम थोड़ा इंट्रो में जो बताए हैं वो ये है कि जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक सेल्स जहाँ पे मतलब यूकैरियोट, जहाँ भी यूकैरियोट वर्ड आएगा मतलब जिसमें न्यूक्लियस है, मल्टीसेलुलर है, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यूकैरियोट में जब हम कैरेक्टर्स को देखते हैं तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली मेंडल के नियम को फॉलो करते हैं, मेंडलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। खास करके जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जो हम एक दूसरे वीडियो में देखे हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, वो मेंडल के नियम को फॉलो करते हैं। अगर क्वालिटेटिव है तो उसका F2 रेशियो, एक कैरेक्टर को देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो 3:1 आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसमें 9:3:3:1 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न, इनहेरिटेंस का पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब कि कैरेक्टर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जा रहा है तो उसका किस किस रेशियो में एक्सप्रेशन उसका हो रहा है, तो हमको ये देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं जो कि मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न उनमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये बोलते हैं कि ये दे आर शोइंग नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस, मेंडल का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें ऑब्जर्व किए गए, तो उसमें कुछ ऐसा फीचर्स देखा गया है कि जो कैरेक्टर मेंडल का पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस शो कर रहा है, तो उसमें कुछ फीचर्स देखे गए हैं। जैसे एक है कि दे आर कॉन्सिस्टेंटली डिफरेंस, वहाँ पे हमेशा डिफरेंस देखा गया है बिटवीन रेसिप्रोकल क्रॉसेस। मतलब जब हम एक क्रॉस बना रहे हैं और एक पेरेंट को मेल और दूसरे को फीमेल लिए हैं तो जो क्रॉस करके जो रिज़ल्ट आ रहा है, जब उस पेरेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जिसको पहले फीमेल लिए थे अब उसको मेल ले लेंगे और जिसको मेल लिए थे उसको फीमेल ले लेंगे, ऐसा जब क्रॉस बनाएंगे उल्टा तो उसमें इनका एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। मेंडल ने जो क्रॉस किया था, उन्होंने जैसे टॉल प्लांट क्रॉस ड्वार्फ प्लांट किया था, तो इसमें उनको जो रिज़ल्ट मिला सेम रिज़ल्ट जब उन्होंने ड्वार्फ क्रॉस टॉल किया, मतलब ड्वार्फ क्रॉस टॉल में भी उनको वही रिज़ल्ट मिला जो उनको टॉल क्रॉस ड्वार्फ। ड्वार्फ क्रॉस टॉल मतलब यहाँ पे ये फीमेल है और ये मेल है, और टॉल क्रॉस ड्वार्फ मतलब यहाँ पे ये, वहाँ पे ये फीमेल हो जाता है, दूसरा मेल हो जाता है। तो फीमेल को एज ए कन्वेंशन हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है क्रॉस में। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन ये जो कैरेक्टर हैं जो कि मेंडलियन पैटर्न का इनहेरिटेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसमें देखा गया कि कंसिस्टेंटली, मतलब बिल्कुल पक्का इनमें जो है रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस मिलता ही है। और नॉर्मली देखा जा रहा है कि ओनली द ट्रेट फ्रॉम फीमेल, जो फीमेल में जो लक्षण मौजूद है वही ट्रांसमिट हो रहा है अगली पीढ़ी में, जो मेल का कैरेक्टर वो नहीं जा रहा है। तो मोस्ट केसेस में वहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं मिल रहा है। कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन मिलता है 3:1, 9:3:3:1, वो ऐसा कोई सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर्स कुछ पाए गए जो कि मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनमें रेसिप्रोकल डिफरेंसेस आ रहा है क्रॉस में, और सिर्फ फीमेल पेरेंट वाला कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, उस तरह का रेशियो भी नहीं दिखा रहा है। तो ये कैरेक्टर्स को बाद में जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ऐसे कैरेक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए मौजूद है उससे कंट्रोल हो रहे हैं। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, केंद्रक में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र हैं, वहाँ के जीन के द्वारा ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे पहला एविडेंस जो है, इसका प्रमाण जो है वो पहले दिया गया कोरेंस के द्वारा। मिराबिलिस जलाप्पा नाम का एक पौधे में एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इसका प्रमाण दिया कि ये कैरेक्टर्स जो है वो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए मौजूद है उससे कंट्रोल हो रहे हैं। तो हम जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हम देखें कि साइटोप्लाज्म में भी डीएनए मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो वहाँ के जो डीएनए है उसमें कुछ जीन्स होते हैं जो कि ऐसे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो चूंकि वो कंट्रोल हो रहा है जीन से जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इसलिए ऐसे लक्षणों की आनुवंशिकी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस टर्म का इस्तेमाल किया गया है। इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक inheritance generally the character of only one of the two parents, usually the female parent is transmitted to the progeny। सिर्फ फीमेल पेरेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पहले हम देख चुके हैं जब हम मेल सेलेटी पढ़ रहे थे कि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो जो दो पेरेंट लिए, मान लीजिए ये पेरेंट को हम फीमेल पेरेंट ले रहे हैं और ये पेरेंट को हम मेल पेरेंट ले रहे हैं, तो यहाँ न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। यहाँ से एग आता है, तो एग आता है मतलब पूरा एग सेल आता है, और यहाँ से सिर्फ जो है पॉलन ग्रेन आता है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ से आता है, तो इसके साइटोप्लाज्म में जो डीएनए मौजूद है उसमें जो लक्षण होगा वो इसके साथ में आएगा, तो जो फीमेल में जो लक्षण मौजूद होगा वो आएगा। तो इसलिए ये जो है हमेशा फीमेल का कैरेक्टर जो है पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि फीमेल के साइटोप्लाज्म में वो कैरेक्टर का जीन मौजूद है। तो जीन्स गवर्निंग द ट्रेट्स, ऐसे लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं वो आउटसाइड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं, और कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। तो इसलिए इनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है प्लाज्मा जीन्स बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स बोला जाता है, साइटोजीन्स बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन बोला जाता है, सब एक ही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम को छोड़ के, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर, साइटोजीन साइटोप्लाज्म में रहने वाला, साइटोप्लाज्मिक जीन साइटोप्लाज्म में रहने वाला। और इसी तरह से ये जो इनहेरिटेंस है, इनकी आनुवंशिकी को जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोजेनेटिक इनहेरिटेंस, या माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है तो क्लोरोप्लास्ट का प्लास्टिड इनहेरिटेंस, ये बहुत सारा टर्म, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये सब टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम इसके फीचर्स को देखते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो इसके लिए जो टर्म दूसरा है वो है जैसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल, या एक और टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है मैटरनल। तो चूंकि ये जीन क्रोमोसोम से या न्यूक्लियस से बाहर मौजूद है, इसलिए इसकी जो आनुवंशिकी है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया में है तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, चूँकि मदर से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो मैटरनल इनहेरिटेंस, ये सारे टर्म इसके लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोले, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोले, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोले, माइटोकॉन्ड्रियल बोले, मैटरनल बोले, ये सब सेम ही है। माइटोकॉन्ड्रियल में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन है उसकी बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं जो जीन क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। तो ये सारे नाम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके जो फीचर्स हैं, मतलब जो जीन्स यहाँ मौजूद हैं जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनमें रेसिप्रोकल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जब हम उल्टा कर देंगे, जिसको फीमेल ली है उसको मेल कर देंगे, तो वहाँ से सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, तो वो कैरेक्टर नहीं आएगा जो कि साइटोप्लाज्म में था। तो रेसिप्रोकल डिफरेंसेस होगा। सेग्रीगेशन ये शो नहीं करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ मौजूद है। ये ऑर्गेनेल में जो डीएनए है, यानी कोशिकांग में जो डीएनए है उससे संबंधित है। ये ऑर्गेनेल में दो ही ऑर्गेनेल हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेल में जो डीएनए है उससे ये कंट्रोल होता है।
तो इनका एसोसिएशन जो है उसके साथ होता है। सोमैटिक सेग्रीगेशन कभी कभी होता है। सोमैटिक सेग्रीगेशन इन द सेंस जब सेल माइटोसिस हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो डीएनए है, तो माइटोसिस में ये है कि जब माइटोसिस होगा तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब भी बनता है और वो भी जाता है, लेकिन किसी कारण से नहीं गया तो कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो मियोसिस से जो 2 सेल पैदा हुए उसमें हो सकता है एक में हो एक में नहीं हो। तो चूँकि सोमैटिक सेल में ऐसा अलगाव हो जा रहा है तो उसको सोमैटिक सेग्रीगेशन टर्म यूज़ किया है कि माइटोसिस में अमूमन ये नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया किसी कारण से कि माइटोसिस से जो 2 सेल बने तो एक में जो माइटोकॉन्ड्रिया गया उसमें वो जीन गया, दूसरे में जो माइटोकॉन्ड्रिया गया उसमें जीन नहीं गया, तो वहाँ पे एक सेग्रीगेशन दिखेगा कि एक सेल में दिखेगा कैरेक्टर, एक में नहीं दिखेगा। तो सोमैटिक सेग्रीगेशन कभी कभी दिखता है। तो प्लाज्मा जीन्स जनरली शो सोमैटिक सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, ए फीचर ऑफ रेयर ऑकरेंस। तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसा सोमैटिक सेग्रीगेशन, पर कभी कभी देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोमल लोकेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम में मौजूद नहीं है तो क्रोमोसोमल लोकेशन नहीं होगा। तो जब क्रोमोसोमल लोकेशन नहीं होगा तो ये एक तरीका है, जब जैसा कि हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में देखे हैं कि जब हम क्रॉस ओवर परसेंटेज निकालते हैं या क्रॉसिंग ओवर निकालते हैं, जीन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसका जेनेटिक मैप या फिज़िकल मैप बनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि क्रोमोसोम में जीन कैसे कैसे मौजूद है, किसके बाद कौन सा जीन मौजूद है, वो सब देखते हैं। तो अगर कोई जीन ऐसा है जिसका इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करके देखने से या क्रॉस कर बनाने से उसका कुछ पोजीशन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से क्रोमोसोम में मौजूद है, किसके साथ लिंकेज भी नहीं शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो जीन जो है एक साइटोप्लाज्मिक जीन हो, मतलब साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला जीन हो। तो ऐसा जीन अगर है तो उसका क्रोमोसोम मैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम में वो है ही नहीं। तो जैसे ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के जो नोन केसेस हैं वो बोलते हैं आइदर क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक है वहाँ उसमें मिलेंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। तो उसके जो डीएनए है वहाँ पे वो मिलते हैं, इसलिए इनको, जैसे मैंने टर्म आपको दिखाया था, इसको प्लास्टिड इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस शब्द को यूज़ करते हैं, या ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस भी यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे टर्म हैं, इसमें सबका जो निचोड़ है वो यही है कि ये न्यूक्लियस से बाहर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मैटरनल, माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिड, ऑर्गेनेल, ये सब टर्म इसको यूज़ कर रहे हैं इनहेरिटेंस के लिए। प्लास्टिड इनहेरिटेंस, जैसा कि उस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में बात करेंगे जहाँ जो कि प्लास्टिड में मौजूद है। तो जो क्लोरोप्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो मौजूद है डीएनए, या ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो भी प्लास्टिड में मौजूद है, तो उसमें जो डीएनए मौजूद है उसकी वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उसके इनहेरिटेंस को प्लास्टिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ प्लास्टिड कैरेक्टर्स ड्यू टू द प्लाज्मा जीन लोकेटेड इन प्लास्टिड। प्लास्टिड में जो जीन मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो भी हो, तो उसमें जो मौजूद है उसके लिए जो इनहेरिटेंस है उसको प्लास्टिड इनहेरिटेंस टर्म यूज़ किया गया है। इसका एक एग्जांपल है जैसे इनहेरिटेंस ऑफ प्लास्टिड इन मिराबिलिस जलाप्पा। मिराबिलिस जलाप्पा एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें एक्चुअली जो लीफ थे वो लीफ 3 तरह के लीफ थे। एक लीफ इसमें जो था वो बिल्कुल ग्रीन लीफ था, और दूसरा जो लीफ था ये वाइट लीफ था, या बहुत लाइट कलर का लीफ था, मतलब वाइटिश टाइप का था। तो और जब इनको क्रॉस कराया जा रहा था, तो जब भी इनको क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि अगर जो पॉलन लिया गया है वो ऐसे किसी ब्रांच से लिया गया है, मतलब पॉलन अगर इस ब्रांच में, यहाँ पे एक फ्लावर है, वहाँ से पॉलन लिया गया है, जिस ब्रांच में सारे जो है वो ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, तो वहाँ से जब उसको हम क्रॉस बना रहे हैं, मतलब इसको अगर फीमेल यूज़ करते हैं और यहाँ से पॉलन ऐसे ब्रांच से फ्लावर ले रहे हैं जहाँ पे कि वाइट फ्लावर आ रहा है, वाइट लीफ है, ऐसा पॉलन लेके जब क्रॉस बनाया जा रहा है तो हमेशा जो पौधा मिलता है उसमें ग्रीन लीफ ही मिलते हैं। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलन सोर्स वाइट वाले प्लांट वाले फ्लावर से आ रहा है या ग्रीन प्लांट वाले फ्लावर से आ रहा है, जहाँ से भी पॉलन आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो फीमेल अगर इसको लिया गया है, ग्रीन लीफ वाले फ्लावर को फीमेल लिया गया है, तो हमेशा ग्रीन ही मिल रहा है। तो इसको जब रिसर्च के दौरान देखा गया कि ये जो इसमें यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है उसके डीएनए में ये कैरेक्टर मौजूद है, तो इसलिए जब इसको फीमेल ले रहे हैं तो हमेशा इसी का वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है साइटोप्लाज्म।
तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में वो जीन मौजूद है तो हमेशा ग्रीन लीफ ही मिल रहा है। तो जबकि इसका उल्टा जब करते हैं, वाइट को जब लेते हैं और यहाँ से ग्रीन को कोशिश करते हैं तो वहाँ ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है, तो हमेशा ग्रीन वाला ही मिलता है। तो ये शो करता है कि ये इससे ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कोरेंस ने ये दिखाया था कि ये प्लास्टिड में ही मौजूद है। उन्होंने कई तरह के क्रॉस बनाए थे। तो मिराबिलिस जलपा में सम ऑफ द ब्रांचेस में हैव नॉर्मल ग्रीन लीफ, सम ब्रांचेस में हैव ओनली पेल ग्रीन और वाइट लीफ। कुछ में नॉर्मल ग्रीन लीफ है, कुछ में देखा गया है, और कुछ में जो है वाइट या पेल ग्रीन लीफ है, मतलब बहुत हल्के पीले टाइप के हैं। तो कुछ में जो है वेरीगेटेड लीव्स है, मतलब उसमें ग्रीन और वाइट का मिक्सचर जैसा है। तो फ्लावर ऑन ब्रांचेस विथ नॉर्मल ग्रीन लीफ प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू प्लांट्स विथ नॉर्मल ग्रीन लीफ। तो हरे पत्तियों वाले पौधों के जो फ्लावर हैं वहाँ से जो सीड लेके जो पौधा उगाया जाता है वो हमेशा ग्रीन लीफ ही देता है, irrespective of whether they are pollinated by pollen from branches with normal green leaf or variegated or pale green leaf। मतलब पेल ग्रीन वाले पौधे से पॉलन लिया गया या वेरीगेटेड से लिया गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फीमेल को लिया गया है ग्रीन लीफ वाला तो हमेशा ग्रीन लीफ ही मिलता है। मतलब इसमें इसके साइटोप्लाज्म में वो ग्रीन लीफ वाला कैरेक्टर वाला जीन मौजूद है, तो हमेशा साइटोप्लाज्म फीमेल से आता है तो हमेशा ग्रीन लीफ ही वो प्रोड्यूस करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने दिखाया था कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि जो कैरेक्टर है वो प्लास्टिड में मौजूद है। तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल ये है कि मिराबिलिस जलापा। इसी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेल सेलिटी मेज में जो है वो रिजल्ट होता है ऑल्टरेशन इन द हेरिडिटरी यूनिट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो मेज में जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसमें चेंज होने से साइटोप्लाज्मिक मेल सेलिटी मेज में आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का। तो चाहे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो, दोनों ही प्लास्टिड इनहेरिटेंस हो, दोनों ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। तो मैंने दोनों का एक एग्जाम्पल आपको दिया, इसलिए यहाँ पे कि मेल सेलिटी मेज में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से आता है, और मिराबिलिस जलपा में जो ग्रीन लीफ है वो साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड के डीएनए से आ रहा है। तो ये मेल स्टेरिलिटी इज़ ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू फीमेल एंड नेवर बाय पॉलन। तो इसमें भी देखा गया कि ये जो है ट्रांसमिट होता है ओनली थ्रू फीमेल से, फीमेल टू फीमेल से ऑफस्प्रिंग में हमेशा जा रहा है और मेल से कभी भी नहीं जा रहा है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम ये बोलेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, वो ऐसा कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है या ऐसे लक्षणों की आनुवंशिकी है जो कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में मौजूद रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में कहाँ मौजूद रहते हैं? कोशिका द्रव्य में या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे या फिर क्लोरोप्लास्ट में होंगे। ये दो ही जगह डीएनए पाए जाते हैं। तो उनके फीचर्स क्या हैं? उनके मेन फीचर्स ये हैं कि हमेशा रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस आता है। कभी भी मेंडल का F2 का जो रेशियो है 9:3:1 या 2:3:1 ये सब रेशियो वो नहीं शो करेगा, और हमेशा कैरेक्टर जो है फीमेल से ही ट्रांसफ़र होगा, फीमेल से ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए उनको टर्म्स बहुत सारा यूज़ किया गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोजेनेटिक इनहेरिटेंस, ऐसा बहुत सारा टर्म्स उसके लिए यूज़ किया गया है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, तो ये सब जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ही सिनोनिम्स हैं। तो ये कैरेक्टर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहते हैं, और इसमें एक चीज़ है कि इस लक्षण में यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, इसका जो जीन है इस जीन में और वहाँ का जो न्यूक्लियस का जीन है उसमें एक मेजर डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर जीन जो है वो पेयर में मौजूद है, होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर्स में मौजूद है, उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। जबकि यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है जहाँ पे जीन मौजूद है, तो इसमें जो भी कैरेक्टर होगा वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नो रिकॉम्बिनेशन, नो सेग्रीगेशन, नो क्रॉसओवर, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा। इसीलिए ये रेसिप्रोकल क्रॉसेस में डिफरेंस आता है या ये सेग्रीगेशन नहीं शो करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है या इस्तेमाल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है?
तो डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे मेज है, पर्ल मिलेट है, सोरगम, कॉटन, ईटीसी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से कंट्रोल हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म जो है मेल स्टेराइल है, तो उसका डेवलपमेंट में यूज़ हुआ है। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस एक फिनोमेनन है जहाँ पर जिसको हिंदी में संकर ओज बोलते हैं, जहाँ पे हाइब्रिड जो है वो दोनों पेरेंट्स से एक्सेस उसका परफॉर्मेंस वगैरह होता है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल है। ये जब हम देखेंगे उसको तब देखेंगे। और म्यूटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। तो इसमें जो वेरिएशन, इसके कैरेक्टर में अगर वेरिएशन आएगा वो सिर्फ म्यूटेशन से ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ क्रॉसओवर वगैरह नहीं है, क्योंकि पेयर नहीं है तो क्रॉसओवर नहीं है। तो इसमें अगर वेरिएशन आता है तो म्यूटेशन की वजह से इसमें कैरेक्टर में वेरिएशन आ सकता है। तो इसका अगर उसमें क्रॉसओवर नहीं होता है, इसका पेयर नहीं है, तो वहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि इसमें चूँकि जीन की एक ही कॉपी है, तो अगर म्यूटेशन करेंगे या म्यूटाजेन डालेंगे तो इफेक्ट तुरंत दिखेगा और म्यूटेशन से उसमें वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। तो ये था आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में।